हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम अपना भारत का भौतिक स्वरूप, ये चैप्टर 2 आपका जो क्लास 9th की ज्योग्राफी का है, इसको हम पढ़ रहे थे। तो हमने भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो हमारी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं भौतिक स्वरूप के अंदर, इनको हमने पढ़ लिया था। ठीक है ना। आज हम आगे इससे आगे बढ़ेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे भारत का जो उत्तरी मैदान है ना, जो ये मैदानी एरिया है, हम इसके बारे में, जैसे ये मैदानी एरिया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं फिर इसे। हाँ जी, हमने भौतिक स्वरूप में भारत की जो श्रृंखलाएं थी, पर्वत श्रृंखलाएं थी, उनको पढ़ लिया था। अब उत्तरी मैदान पर आ जाते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं भाई। उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी, जो हमारा ये मैदानी एरिया है, जो भारत का उत्तरी मैदान हम जिसको बोलते हैं, ये 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यानी कि मेन तो ये 3 नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और बाकी जो इसकी में आके जो इसकी और नदियां हैं, जो इसमें सहायक नदियां बन जाती हैं, यानी अपना पानी नदियों में छोड़ देती हैं, उन सब से मिलकर ये मैदान बना है। तो एक बार हम इसको मैप में देख लेते हैं, फिर हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिएगा, जैसे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो गंगा नदी का मैदान ये वाला मैदान बोला जाएगा। सिंधु नदी का मैदान, जैसे ध्यान से यहाँ देखिएगा, ये जो है सिंधु नदी और ये इसकी सारी सहायक नदियां हैं, इनका मैदान ये आ जाता है यहाँ। ठीक है ना। और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान यहाँ आ जाता है, इन पहाड़ों से यहाँ नीचे, ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान आ जाता है। यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हो गई झेलम, रावी, सतलज और चेनाब भी इसी के अंदर आएगी भाई। यहीं कहीं होगी, दिखाई नहीं दे रही, इसके अंदर शो नहीं की गई है। बाकी ये इसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी, सिंधु नदी जो है वो यहाँ से होती हुई, एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ। सिंधु नदी जो है वो यहाँ से ऐसे जा रही है, पर ये जो बाकी की नदियां हैं, ये सतलज है, रावी है, झेलम है, चेनाब यहाँ से है, चेनाब भी इसमें शामिल होती है, ये सारी आकर कहाँ मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये सिंधु नदी तंत्र भी कहलाता है। और सिंधु नदी का फिर जब ये नदियाँ जहाँ आके मिल रही है ना जब ये सारी नदियाँ यहाँ के मिल रही हैं, तो ये नदियाँ यहाँ मैदान बना रही हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि भाई मैदान कैसे बनाती हैं पर अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हाँ, इन नदियों का मैदानी एरिया इस एरिया में आएगा। आपका मेनली आपका जो पंजाब है, जो भारत का पंजाब है, और ये पाकिस्तान के अंदर भी है भाई। देखो ये इधर आपको दिख रहा होगा, ये पाकिस्तान में है। जैसे ये एरिया जो है, ये सारा पाकिस्तान का एरिया है। इंडिया का तो थोड़ा सा एरिया आ रहा है, ठीक है ना, ज़्यादा एरिया का पाकिस्तान का एरिया इसके अंदर है। तो ये सिंधु नदी के मैदान है। सिंधु, सतलुज, ये रावी, झेलम, चेनाब सभी नदियों का ये मैदान है। और ये ध्यान रखिएगा, तो ये सिंधु नदी तंत्र भी बन जाता है। और ये सिंधु नदी जो है, ये यहाँ से आके आपके अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आ जाता है आपका सिंधु नदी का मैदान, जो आपका इंडिया का थोड़ा एरिया कवर करता है, पाकिस्तान का ज़्यादा एरिया कवर करता है। उसके आगे फिर आपकी गंगा नदी का मैदान है ये। फिर ये जो है गंगा नदी का मैदान आएगा। और यहाँ जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, जो ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से होती हुई ये आ रही है, तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ये। और इसने जो एरिया बना दिया, ये आपका ये मैदान जो होगा, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान होगा। तो मैदान जो उत्तरी मैदान जिसको हम बोलते हैं, वो 3 नदियों के तंत्र से बना है। सिंधु नदी से, ये सिंधु, ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में फिर डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बस मैंने थोड़ा मैप से आपको क्लियर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें क्या कहा गया है, इसको देखते हैं भाई। इनकी सहायक नदियों से, जैसे हमने देख लिया वहाँ, तो लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपात में स्थित बहुत बड़े बेसिन या द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, और जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। तो इससे इसमें क्या हुआ है, निक्षेप हुआ है, किस चीज़ का, जलोढ़ का। तो इसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। क्या बता रहे हैं कि जैसे कि हिमालय के गिरिपाद में गिरिपाद का मतलब क्या होता है, तो फुट हिल्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा जैसे यहीं समझ लेते हैं, एक मिनट, इस मैदान इसी में। जैसे ये हिमालय पर्वत है, ठीक है ना। अब इस हिमालय पर्वत से, जैसे हिमालय पर्वत है, अभी शुरू यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसकी फुट हिल्स हो गए हिमालय पर्वत के, यानी कि श्रेणियाँ हैं हिमालय की, 3 लेयर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, समझ लीजिए आप। तो जैसे यहाँ से नदियाँ आ रही हैं, नदियों के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं भाई। तो जैसे ये तो हो गए इसके फुट हिल्स, गिरिपाद जिसको बोला है, यानी गिरी यानी पहाड़ के पैर, एक तरह से जहाँ से पहाड़ शुरू होता है वो एरिया।
अब समुद्र, ये जो नदियां हैं हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों से आ रही हैं, क्योंकि ऊपर जो बर्फ जमी हुई है वो ही धीरे धीरे पिघल रही है, और या बारिश की वजह से जो पानी का प्रेशर बनता है ऊपर, या जो बर्फ है ग्लेशियर्स हैं वो पिघलती है, वही तो नदियों के रूप में बह के आ रही है। तो ऊपर से जो नदियां आ रही है ये अपने साथ अब ऊपर से उबड़ खाबड़ एरिया में से आएंगी या बहुत ऊंचाई से आएंगी, तो उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जैसे ही वो यहाँ से फिर नीचे आती है ना, ऐसे पानी जैसे नदियों का पानी नीचे आ रहा है, मैं कलर दोबारा चेंज करती हूँ, जैसे नदियों का पानी नीचे आ गया ये पानी, तो नीचे आने के बाद जो ये एरिया होता है या खाई होती है, बहुत नीचे एरिया होती है, यहाँ आके वो सभी क्या होता है अपने साथ जो भी कंकड़ वगैरह, गाद, मिट्टी, जो भी पार्टिकल्स लेके चलती हैं अपने साथ, जो भी सेडिमेंट्स लेके चलती हैं, उनको सबको फिर यहाँ एकदम से आती प्रेशर से तो यहाँ गिरती है, और फिर आगे क्या होता है प्लेन एरिया होता है, ठीक है ना, पहाड़ों के नीचे आगे तो फिर प्लेन एरिया हो जाएगा ना, क्योंकि ऊंचाई खत्म हो जाती है, उतनी ऊंचाई नहीं रहती है, तो वो थोड़ा सा उनकी स्लो हो जाती है स्पीड, नदियों के पानी का जो प्रवाह है वो कम हो जाता है, तो नदियों की स्पीड स्लो होगी तो क्या होगा, फिर आगे पानी और पानी के साथ हल्के कंकड़ जाएंगे, छोटे छोटे हल्के कंकड़, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और जो मोटे पत्थर हैं या बड़े सेडिमेंट्स हैं उनको नदियाँ यहीं छोड़ देंगी, ठीक है। तो ऐसे वो धीरे धीरे बन रही है, पहले यहाँ छोड़ दिया, उसके बाद धीरे धीरे कंकड़ पत्थर जो भी लाई थी उसको धीरे धीरे यहाँ बिछा रही है, समझ लीजिए ये नदियाँ ऊपर से आते वक्त। तो ये जो बिछाती चली जाती है इसी को मैदानी एरिया कहा गया है नदियों का। जब नदियाँ अपने साथ ऊपर से पहाड़ों से नदियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा घसड़ दबड़ कर दी मैंने मिक्सअप, जब नदियाँ ऊपर से आ रही हैं तो ये सोच लीजिए कि ऊपर से जब नदियाँ आई तो अपने साथ जो भी लेके आई वो सब यहाँ, गिरिपाद का मतलब हो गया पहाड़ के पास, जहाँ से पहाड़ या पर्वत ये शुरू हो रहे हैं, यहाँ इनके एक तरह से इनकी जहाँ से शुरुआत है इसी को गिरिपाद कहा गया, कि पर्वत के पैर, गिरी यानी पर्वत और उसके पैर, तो ये यहाँ पर उसकी खाई सी बनी हुई है, नीचा प्लेन एरिया है, यहाँ पर ये सारी नदियाँ अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट्स को छोड़ देगी, ठीक है ना, और फिर पानी का फ्लो है वो धीमा हो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, और वो जो भी चीज़ें हैं उनको सबको यहीं जमा कर देगी, तो इससे ही ऐसे ही करके ये मैदान बने हैं, ठीक है ना। तो चलिए भैया आगे चलते हैं। अब इसका विस्तार, अब यहाँ समझिएगा किसका, इस उत्तरी मैदान का। अब ये उपजाऊ क्यों है, इन्होंने बोला है ये बहुत उपजाऊ है, ये उपजाऊ क्यों है, क्योंकि अपने साथ नदियाँ, गाद है, कुछ उपजाऊ तत्व है जो पहाड़ों से ऊपर से लेके आ रही है, कुछ उपजाऊ मिट्टी है उसको यहाँ बिछाई जा रही है ना, तो इसलिए ये मैदान क्या बहुत उपजाऊ है। इनका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है, यानी कि जो इनका विस्तार है वो कितना एरिया है, वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। इसको और हम समझ लेते हैं एक बार। यहाँ देखिएगा ये जो विस्तार में 7 लाख किलोमीटर बताया गया है उसमें तो इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ से लेके, जैसे ये मैदानी एरिया है ये यहाँ ऐसे, तो ये जो टोटल इसका एरिया है ना वो है 7 लाख किलोमीटर। कितना है वो, 7 लाख किलोमीटर, वो इसका एरिया है अंदर की कवरेज। और लंबाई जो इसकी है, ये वाली लंबाई जो है वो है 2400 किलोमीटर, ठीक है ना, वो कितनी है 2400 किलोमीटर, ये अंदर वाली लंबाई। और अब एक चीज़ और बोल रही है कि कहीं तो 320 मतलब कि किलोमीटर चौड़ा है और कहीं कम है, जैसे इसने बताया ना, तो वो ये है कि यहाँ तो इसकी चौड़ाई है 320 किलोमीटर, शायद यहाँ 240 है, कितना बता रखा वो इधर, यानी कि यहाँ थोड़ी सी कम है इसकी चौड़ाई और यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ये एरिया ज़्यादा कवर करता है, यहाँ एरिया कम है, तो यहाँ इसकी चौड़ाई कम है, यहाँ ज़्यादा है। लंबाई 2400 किलोमीटर है और जो टोटल एरिया ये कवर कर रहा है इसके अंदर ये है आपका 7 लाख किलोमीटर, ठीक है। चलिए भाई वापस चलते हैं। यहाँ देखिए 7 लाख वर्ग किलोमीटर, 7 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि उसके अंदर का टोटल एरिया बताया गया है 7 लाख वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। 2400 किलोमीटर मैदान की लंबाई है। इन पॉइंट्स को ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान का विस्तार है यानी कि उसका टोटल एरिया कितना है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। लंबाई, मैदान की लंबाई कितनी है 2400 किलोमीटर, लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। और 240 से 320 यानी कि इधर आपका पश्चिम की तरफ ज़्यादा चौड़ा है और पूर्व की तरफ कम चौड़ाई है। तो 240 से 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अब ये उपजाऊ भी है और एक प्लेन एरिया है, तो क्या होगा फिर ये सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र होगा, यानी कि यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या निवास करेगी। सघन जनसंख्या, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इंडिया में सबसे अधिक सघन जनसंख्या कौन से भौगोलिक स्वरूप में मिलती है, यानी पहाड़ों में, प्रायद्वीपीय पठार में या आपका उत्तरी मैदान में,
तो उत्तरी मैदान में, ठीक है ना। तो उत्तरी मैदान क्या होगा आपका, सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र होगा। समृद्ध मृदा आवरण, समृद्ध मृदा का मतलब हो जाता है वही उपजाऊ मृदा, पर्याप्त पानी, अब पानी भी है क्योंकि नदियाँ आ रही हैं, है ना। समृद्ध मृदा का मतलब हो जाता है उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त पानी, आपको नदियों का पानी मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु, यहाँ की जलवायु भी बहुत अच्छी है। तो क्या है, यहाँ कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। तो सबसे अधिक उत्पादन, कृषि की सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा इंडिया का, तो उत्तरी मैदान है। अब आगे समझते हैं। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। निक्षेपण होता है, जमा करती रहती हैं, ऊपर से आ रही है अपने साथ उपजाऊ मिट्टी, गाद, किसी तरह के मतलब कि खाद वगैरह, ह्यूम्स जिसको बोलते हैं, वो सब चीज़ें अपने साथ लेके आ रही है ना। और उनको नदी के निचले भागों में जहाँ ढाल कम है, फिर कहाँ छोड़ेगी उसे अपने साथ, जब प्रेशर है पानी का तो वो अपने साथ बहा तो लाई, पर जैसे ही ढाल कम हो जाएगा, पानी का फ्लो कम हो जाएगा, तो उसको वहीं सेट डाउन करती चली जाएगी। इस कारण जैसे नदी की गति कम हो जाती है, किसके कारण, निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण भी होता है। अब नदी द्वीपों को भी पढ़ते हैं भाई आगे, एक मिनट। हाँ, जैसे आप पहले यहाँ ये समझिएगा ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मांजोली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पहले आप ये पॉइंट समझ लीजिए, फिर आपको मैं समझाती हूँ आगे कि नदी द्वीप होते क्या हैं, ठीक है ना। तो ये देखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित क्या है, मांजुली क्या है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और जहाँ पर लोग भी निवास करते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं, एक बार नदियों के बारे में समझ लेते हैं। अब आप एक बात सोचिए, जैसे कोई नदी जा रही है, नदी का पानी बह के जा रहा है। अब नदी का पानी का फ्लो है भाई, मैं यही बताने को, जैसे ये नदी जा रही है बहते हुए, इसके अंदर ये पानी बह रहा है, ठीक है ना। अब अगर पानी का फ्लो कम है, स्पीड कम है पानी की, यानी कि धीरे धीरे फ्लो कर रहा है पानी, तो क्या होता है, जैसे यहाँ कुछ पहले से कुछ छोटा मोटा उभार हो या कुछ ऐसी चीज़ हो, जहाँ जाकर छोटे छोटे फिर सेडिमेंट्स या रेत के कण तो नदी अपने साथ लेके जाती है, उनको इसके पास सेटल डाउन, ये जैसे इसे टकराएंगे तो नदी का पानी तो इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा, पर वो इससे टकरा टकरा कर क्या होगा, वो सेडिमेंट्स यहाँ जमा होते रहेंगे और फिर एक उठा हुआ उभरा हुआ भाग बनता चला जाता है। या ये एरिया पहले से ही ऊंचा हो, जब नदी बह के जा रही है, जैसे नदी बह के जा रही है तो ये एरिया पहले से ही मान लो ऊंचा हो, इतना एरिया, ठीक है ना। तो वो पानी क्या होगा, इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा। ऊंचे एरिया पे ऐसे थोड़ी कि पानी सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। और फिर क्या होगा, जैसे पानी के साथ कुछ कण वगैरह आएंगे, वो भी टकरा के इसके साथ जमा होते चले जाएंगे। तो इससे जो द्वीप बनता है ना नदी के बीच में, इसी को नदी द्वीप कहा गया है। और अपने इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी में एक ऐसा द्वीप है जिसको मांजुली नदी द्वीप कहा गया है। ये वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इस पर जनसंख्या निवास करती है। अब तो इसे मांजुली डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया, यानी इसे जिला घोषित कर दिया गया। ब्रह्मपुत्र नदी में जो नदी द्वीप है मांजुली, उसे जिला भी घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा नदी द्वीप क्या होते हैं। तो चलिए भी आगे चलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भी अब यहाँ से शुरू करते हैं। नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में भी बढ़ जाती है और इन धाराओं को वितरिका कहा जाता है। वितरिकाएं, जैसे सहायक नदी होती है वैसे ही वितरिकाएं भी होती हैं। तो नदियाँ अपने निचले भाग में, जैसे नदियाँ निचले भाग का मतलब हो गया जहाँ नदी आकर भाई ऊपर से आ रही है, उसके बाद नीचे बिल्कुल जब ये समुद्र में या महासागरों में मिलती है या किसी बड़ी वाटर बॉडी में जाके मिलती है, तो उससे पहले वो उसको मतलब कि उसके आसपास पहुँचते उसका निचला भाग होता है जो बिल्कुल फ्लैट एरिया होता है। अब आप समझने की कोशिश की, जैसे ये नदी आ रही बह के, अब इसमें ये नदियाँ पहाड़ों से आई और ये नदियों ने सहायता करी, ये तो हो गई इसकी सहायक नदियाँ। अब ये नदी बहते बहते यहाँ एरिया एकदम प्लेन है तो ऐसे ऐसे करके फैल जाती है ना। ये इसकी हो जाएंगी वितरिकाएं और ये इसकी सहायक नदियाँ। जब नदियाँ आए और अपना पानी इसके अंदर छोड़ दे वो सहायक नदियाँ, और जब नदी फ्लैट एरिया में पहुँचने के बाद थोड़ा बहुत कहीं मतलब कि एक सीधी धारा में ऐसे सीधे ना बहते हुए ऐसे पानी धाराएं निकाल दे, ऐसे वितरिकाएं मतलब कि वितरित हो जाए, पानी उसका वितरित हो जाए। एक धारा यहाँ से निकल गई, यहाँ थोड़ा ऊंचा पार्ट है, फिर एक धारा यहाँ से निकल गई, यहाँ नम पार्ट है, ये निकल गई, तो ये क्या हो जाएंगी वितरिकाएं। तो यही यहाँ बताया गया है कि नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित, गाद यानी कि भाई कोई रुकावट आएगी तभी तो इधर उधर फैलेंगे ना। तो वो गाद जब यहाँ छोड़ रही हैं वो नदियाँ, जैसे कि नदी अपनी गाद छोड़ेगी तो यहाँ से जैसे बह के जा रही है, यहाँ गाद इकट्ठी होगी, थोड़ी रुकावट आ गई, इधर से निकल गई पानी। तो भाई पानी का तो स्वभाव ही बहना है, वो रुकेगा थोड़ी, यहाँ कुछ रुकावट आ गई तो वो इधर से बह गई। इस तरह से ये क्या है, गाद इकट्ठी हो जाने से नदी अपनी वितरिकाएं भी बनाती है।
वितरिकाएं आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही आपका नदी, सहायक नदियाँ वो होती है जो पानी छोड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटरीज वो बोलती जाती है। जो वितरिकाएं हैं, इंग्लिश में इसको वितरिकाओं को डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, कि पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ना, समझ गए। चलिए भी आगे चलते हैं। अब ये दोआब क्या, भाई इसको भी समझ लेते हैं। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब, यानी कि एक नदी ये आ रही है, एक नदी ये आ रही है, अब आगे जाके मिल जाए तो इन नदियों के बीच का जो ये एरिया है इसी को दोआब कहा गया है। ठीक है ना, दो नदियों के बीच का भाग। एक मिनट में आपको पीछे दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए, ये जो नदी है, देखिए जैसे यहाँ देखते हैं, इसमें ये आपकी सिंधु, ठीक, ये आपकी झेलम, फिर ये राबी, ये सतलुज और चेनाब, ऐसे करके सारी नदी आ रही है। तो इन नदियों के बीच में जो स्पेस हो गया ना, ये आपके दोआब है, यानी कि इस नदी के बीच के दो नदियों के बीच का, ये सारे तो दोआब अलग अलग नदियों के हैं, ये सिंधु और झेलम के बीच का आब है, तो दो आब। आब का मतलब पानी होता है दो, मतलब दो पानियों के बीच का जो एरिया होता है उसे दोआब कहा गया है। ये हो गया, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, इनको क्या कहा गया, दोआब कहा गया है। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये गंगा नदी, ये यमुना नदी, तो इनके बीच का जो एरिया इसे भी दोआब कहा गया है। ठीक है ना। अब एक बात और समझिए, तो दो नदियों के बीच का जो एरिया होगा उसे क्या कहा जाएगा, दोआब। और जो पंजाब है उसको पंज आब क्यों कहा जाता है, क्योंकि पांच नदियां हैं। देखिए, सिंधु, सतलज, सिंधु, झेलम, रावी, सतलज और चेनाब भी आती है। इसका नाम यहाँ शो नहीं किया गया। तो इन 5 नदियों के बीच का जो एरिया है इसलिए उसको पंजाब कहा गया है। ठीक है ना, पंजाब, क्योंकि 5 नदियों के बीच का एरिया पंजाब के इस एरिया में 5 नदियों के बीच का एरिया आ जाता है, तो इसलिए इसे क्या कहा गया, पंजाब कहा गया है। और दोआब क्या होता है, जहाँ 2 नदियों के बीच का एरिया हो। ठीक है ना, जैसे किसी भी 2 नदियों के बीच के एरिया को क्या कहा जाएगा, दोआब कहा जाएगा। वितरिकाएं क्या होती है ये भी आपने देखा, नदी द्वीप क्या होता है ये भी आपने देखा। तो इनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए अभी हम वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोआब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ आपका शो भी किया गया, पंजाब क्या है, 5 नदियों से, जैसे पंज का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी, यानी कि 5 पानियों के बीच का एरिया, यानी 5 नदियों के बीच का एरिया। उत्तरी मैदान में मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। अब टोटली तो हम उसको कंप्लीट उत्तरी मैदान बोल देते हैं, पर उसको भी क्या किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले को पंजाब का मैदान, जैसे नदियों का एरिया है ना उसी के अकॉर्डिंग, जैसे पंजाब का मैदान सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया। इस मैदान का बहुत बड़ा भाग कहाँ है, पाकिस्तान में, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, राबी, व्यास और सतलज। यहाँ आ गया, झेलम का भी नाम आ गया, चेनाब का भी, राबी और व्यास और सतलज, ये 5 नदियां हैं। सिंधु नदी तंत्र में भी 5 नदियां आती हैं, सिंधु की सहायक में भी ये सारी नदियां आती हैं, और पंजाब में जो पंजाब बना है वो भी इन्हीं नदियों से बना हुआ है। और ये सभी कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि हर 2 नदी के बीच के एरिया को दोआब कहा गया है। गंगा के मैदान का विस्तार, अब वो तो हो गया आपका पंजाब वाला एरिया जो हमने अभी पीछे देखा था। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। ठीक है ना, गंगा का जो मैदान है उसमें, इसके अंदर क्या आ जाता है आपका, अब ये ध्यान रखिएगा, घग्गर और तीस्ता के बीच में कहा आपकी गंगा का मैदान है। और इसमें कौन से आपके जो राज्य आ जाते हैं, तो उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल तक फैला है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में फैला है। एक बार चलिए आपको फिर से दोबारा इस मैप में अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी। देखते हैं भाई, यहाँ देखिए, इन्होंने बोला कि ये वाला जो एरिया है ये आपका पंजाब में आ जाता है। ये आपका 5 नदियाँ आ गई, सिंधु नदी तंत्र है, पाकिस्तान में ज़्यादा आता है, पंजाब हमारा ये इधर वाला आ जाता है। ठीक है ना, ये आपका। अब फिर घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में, ये घग्गर भी है, यहाँ तीस्ता भी है, तो ये जो नदियों वाला एरिया है, ये जो यहाँ तक का एरिया जो आ रहा है, ये हमारा गंगा नदी तंत्र, ये हमारा कहाँ, गंगा नदी तंत्र है। ठीक है ना, और फिर ये जो है ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ, जो यहाँ से आके ऐसे नदी आ रही है, तो ये जो एरिया बना रही है इधर, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ये जो आ रही है सांगपो नदी से चीन में कहा जाता है, और ये ऐसे आके फिर यहाँ से जा रही है, तो फिर ये जो हमारा एरिया है ये ब्रह्मपुत्र नदी का है। अब ये बांग्लादेश तो हमारी कंट्री में नहीं आता है ना, तो ये जो असम वाला एरिया है ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आ जाता है। चलिए भैया अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे।
तो ये समझ आ गया होगा आपको कि कितने भागों में बांटा गया है उत्तरी मैदान को भी, जैसे कि सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ठीक है ना। और गंगा का मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। इसमें आपका हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये सब आ जाते हैं, ठीक है। और उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्य तो उसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल रूप में की जाती है। अब यहाँ समझिएगा, उत्तरी मैदानों की व्याख्या इसके ऊंचाइयों में बिना किसी विविधता, यानी कि ऊंचाई के आधार पर, किसी विविधता के आधार पर इसमें नहीं, बस समतलता के आधार पर इसे इसकी व्याख्या की गई है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। अब इसकी जो मैदान है ना, मैदान हमने वैसे तो देख ले भाई, ये एरिया आ गया, ये एरिया आ गया, ये सभी एरियाज तो हमने उसके अंदर पढ़ लिए कि मैदानों में ये एरियाज आ गए, पर उनमें आकृति में भी विभिन्नता है। जो मैदान है ना, इनकी आकृति भी कहीं ऊंची है, कहीं कैसी है, अलग अलग तरह की आकृतियां बनी, ऊंची नीची भी, और मिट्टी भी अलग अलग तरह की है यहाँ, और काफ़ी विभिन्नता है। तो हम उनको आगे पढ़ते हैं, तो समझते हैं इसको आगे। चलो, तो इनको मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदी पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। निक्षेपण होता है जमाव करती है, ठीक है ना, कहाँ, पहाड़ों से उतरते वक्त, ठीक है। और उसे क्या कहा जाता है, भाबर के नाम से जाना जाता है। और सभी सरिताएं इस भाबर में विलुप्त हो जाती हैं। तो इसको हम समझते हैं भाई, मैं आपको यहीं समझाने की कोशिश करती हूँ। अब यहाँ देखिए, ये पहाड़, ये लगा लीजिए, ये हमारे पहाड़ी की श्रृंखला है। ये सबसे ऊपर वाला हमारा बृहद पर्वत आ गया, सेकंड नंबर पर हमारा मध्य हिमालय आ गया, और ये थर्ड नंबर पर हमारा शिवालिक आ गया, ठीक है ना। अब नदी तो इन्हीं में से आ रही है पानी तो, और ये पानी ऐसे आया। अब अपने साथ ऊपर से नदी आ रही है, तो अपने साथ पानी के साथ है। जैसे मैं ये हटा देती हूँ और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, पर दोबारा से देखिए, यहाँ ही समझा रही हूँ मैं आपको। ये समझ लीजिए, आपकी पर्वत श्रृंखला है हिमालय की। ये सबसे ऊंची है, ये आपकी बृहद या बाह्य पर्वत श्रृंखला है। सेकंड नंबर पर आपका मध्य हिमालय है, और थर्ड नंबर पर शिवालिक है। तो यहाँ से जब नदियाँ निकल रही हैं, तो ये अपने साथ बहुत तेज स्पीड होती है, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। 6000 किलोमीटर के लगभग, 6000 मीटर के लगभग पर्वतों की सामान्य औसत माना गया है यहाँ। तो यहाँ से आते वक्त फिर यहाँ आई, फिर यहाँ से आएगी ना काट के, तो बहुत स्पीड के साथ, फ्लो के साथ आ रही है, तो काट के अपने साथ क्या बड़े बड़े पत्थर, गाद वगैरह सब ला रही है। तो जब यहाँ आके जब उसकी स्पीड कम होती है, तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको वो यहीं जमा कर देती है, जो बड़े सेडिमेंट्स अपने साथ लाती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर छोटे सेडिमेंट्स को जमा करती है, फिर आगे ऐसे बहती चली जाती है। तो यहाँ जो मोटे मोटे पत्थर या सेडिमेंट्स को उसने जमा किया नदी ने, तो उन्हीं को भाबर कहा गया है। और इसकी लंबाई क्या बताइए, 8 से 16 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। तो निक्षेपण मतलब, गुटिका मतलब ये पर जो पत्थर या मोटे मोटे पत्थर या सेडिमेंट्स लेके आई, इनको यहाँ जब जमा कर रही है, इसी को निक्षेपण बोला गया है। और इसी को ये ही आपका भाबर का एरिया है। और यहाँ आकर सरिताएं लुप्त हो जाती है, क्योंकि पानी का स्वभाव बहना है भाई। पानी ऐसा तो नहीं पहाड़ों के ऊपर से चढ़ के चला जाएगा, पानी है वो तो नीचे से निकल के चला जाएगा। और ऊपर क्या दिखाई देंगे आपको, पत्थर। जैसे बड़े मोटे मोटे पत्थर डाल दिए, और आप अगर पानी डालते हो तो पानी तो इनके नीचे नीचे से बह जाएगा ना, पत्थर ऊपर आपको शो करते रहेंगे। तो उसी तरह से ये यहाँ आपको ये पत्थर शो कर रहे हैं, और पानी जो है वो नीचे से जा रहा है बह के। ये मोटे मोटे पत्थर आपको दिख रहे हैं, इसलिए कहा गया है कि भाबर में सरिताएं विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। और इस पट्टी के दक्षिण में, दक्षिण का मतलब है भाई ये नॉर्थ है, समझे, तो दक्षिण में यानी इधर। अब ये बड़े बड़े सेडिमेंट्स को यहाँ छोड़ दिया, ठीक है ना। अब यहाँ ये पानी फिर क्या फैल के बह रहा है खूब चौड़ाई में। इसको क्या कहा गया, तराई कहा गया है। तराई क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हो गई है, दलदली जमीन है, पानी फैल के बह रहा है। तो यहाँ, और फिर उपजाऊ पार्टिकल्स को लेके आई है, तो यहाँ क्या है, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, बड़े बड़े आपको पेड़ मिलेंगे यहाँ इस एरिया में, बड़े बड़े पेड़ पौधे, जानवर, ये सब चीज़ें यहाँ मिलेंगी। तो इसे क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है, ठीक है ना। और तराई के आगे फिर आपकी चलिए अभी पहले यहाँ तक ही समझ लेते हैं, तराई तक, ठीक है ना। तो इसे क्या कहा जाता है, तराई। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगा, मैं इसे अब रब कर देती हूँ। अब आप समझिए, भाबर में सरिताएं लुप्त हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि एक भाबर किससे बनी है भाई, जब पहाड़ से नदियाँ उतर रही हैं, तो अपने साथ बड़े बड़े जो बहुत स्पीड में आ रहे हैं, तो मोटे मोटे पत्थर, कंकड़, गाद जो भी लेके आ रहे हैं, उसको वहाँ सेट कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद इन पहाड़ों को काट रही हैं, तो कटेंगे तो पहाड़ नीचे ही गिरेंगे। तो वो जो पहाड़ से जैसे ही ऊपर से जैसे ही नदी आई और अपने साथ कुछ लेके आई, तो उसने यहाँ सेट डाउन कर दिया। पानी का तो स्वभाव बहना है, वो तो यहाँ नीचे निकल के बह जाएगी, पर ये मोटे मोटे पत्थरों को यहाँ रख दिया, तो ये ही आपका भाबर हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, भाबर हो गया आपका ये। और आगे ये बन जाएगी आपकी तराई, कौन सी, ये एरिया,
ठीक है ना, जहाँ फिर नदियाँ दिखाई देने लग जाती हैं, जहाँ पत्थर, ये मोटे मोटे पत्थर हैं, जहाँ दिखाई नहीं देती। 8 से 16 किलोमीटर का जो ये एरिया है, 8 से 16 किलोमीटर का, इसके अंदर जहाँ पत्थरों के अंदर नदियाँ नहीं दिखाई देती वो भाबर। और जहाँ आगे फैल जाता है पानी, ये जा रहा है, ये बहुत उपजाऊ नम दलदली जगह होती है, इसको तराई कहा जाता है। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं, जंगल होते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। देखिए, तराई कहा जाता है, वन्य प्राणियों से भरे जंगलों का क्षेत्र इसी को कहा जाता है। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाए तो। बंटवारे के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब शरणार्थी जो आए थे वहां से पाकिस्तान से, तो उनको कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इन जंगलों को काट दिया गया। कौन से, तराई वाले जंगलों को। ठीक है, इसमें आपका दूध व राष्ट्रीय पार्क की स्थिति कहती है, यानी दूध व राष्ट्रीय पार्क भी आपके इसी तराई वाले एरिया के अंदर आ जाता है। अब उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग या पुराने जलोढ़ का बना है, सबसे विशाल है सबसे बड़ा भाग, भाबर और तराई के बाद आ जाता है आपका जलोढ़ का बना हुआ विशालतम भाग। वो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है और वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करता है। इस भाग को भांगर कहा जाता है। भांगर, अब जलोढ़ में दो बांट दिया, भांगर और भाबर, अब उसे खादर, इसे भांगर कहा जाता है। अब नामों में कंफ्यूज होगा, पहले आपका भाबर, फिर आपका तराई, फिर आपका भांगर और फिर आपका खादर। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, फिर आपका खादर आएगा। तो ये 4 नाम आएंगे। पहले पे आएगा आपका भाबर यानी कि भारी भारी पत्थर। सेकंड पे आपका तराई यानी बहुत ज़्यादा पानी है, नम। फिर आपका भाबर और भांगर में डिफरेंस समझ लीजिएगा। थर्ड नंबर पे आपका भांगर, जो बहुत पुरानी मिट्टी का बना है, यानी कि भंगार है, कबाड़ा है। ठीक है, और फिर आपका खादर यानी कि बहुत उपजाऊ है। खाद से आप समझ जाइएगा, खादर यानी कि बहुत ही उपजाऊ है। तो भाबर, सेकंड तराई, थर्ड भांगर और फोर्थ खादर, इसका ध्यान रखिएगा। सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहले क्या आएगा, तो पहले पे भाबर से समझ जाना, भारी पत्थर यानी भाबर। तराई, क्योंकि नदियाँ दिखाई देने लग जाएंगी, पानी वहाँ जाएगा, एकदम दलदली होगी, तर रहेगा पानी से वो एरिया, तो तराई। भाबर, तराई, फिर भांगर और फिर खादर। तो चलिए भांगर, अब तराई तो हम समझ गए, अब भांगर और खादर को समझते हैं। अब आप एक बात समझिएगा, जैसे नदी आ रही है बह के, ये एक नदी का एरिया है। अब नदी ऐसे ऐसे बह के आ रही है, ठीक है ना। शुरू में नदियों का एरिया काफ़ी बड़ा था, काफ़ी चौड़ा था, तो यहाँ पहले से ही मिट्टी जमा हो रखी है, बहुत ज़्यादा गाद चढ़ रखी है। पर ये तो हो जाएगा आपका इधर वाला एरिया, तो आपका हो जाएगा भांगर। क्या है ये, भांगर, क्योंकि अब नदी यहाँ नहीं बहती, पहले ये नदी का एरिया था। एक मिनट में आपको दोबारा बताऊंगी। जैसे ये तो है नदी का एरिया, ठीक है, और यहाँ तक नदी बहती है, और ये जो है यहाँ तक पहले बहती थी, ये समझ लीजिएगा। रेड जो मैंने एरिया बनाया है, यहाँ जो ये है, यहाँ नदी पहले नदी यहाँ तक बहती थी, इतने चौड़े एरिया में। ठीक है, यहाँ तक पहले बहती थी, यानी इतने पूरे चौड़े एरिया में बहती थी। और अभी नदी जो है इस बीच के एरिया में बह रही है। अभी नदी आपकी यहाँ बह रही है, समझ लीजिए, और पहले यहाँ तक बहती थी। अब इस एरिया में तो नदी का पानी जाता है नहीं, ठीक है, पर यहाँ तक नदी नॉर्मली बह रही है, नदी का रास्ता है ये। पर जब नदी में बाढ़ आती है तो उसका पानी बढ़ जाता है, फिर वो यहाँ तक बहने लगती है। ठीक है, इस एरिया में भी बहने लगती है। तब क्या होता है, यहाँ जब ये नदी का पानी बढ़ता है और यहाँ तक बहती है, और फिर उसके बाद जब बारिश जाती है तो नदी फिर अपने उसी एरिया में, इतने ही एरिया में फिर वापस से बहने लगी इसी एरिया में। तो जब यहाँ जो मिट्टी जमा कर जाती है ना, वो होती है आपकी खादर, क्योंकि हर साल जब बाढ़ आती है तो यहाँ तक पानी जब बढ़ता है नदी का, यहाँ तक, तो नदी क्या होती है, पानी बढ़ता है, फिर नदी का पानी जब उतरता है यहाँ से, तो वो अपने साथ क्या करती है, यहाँ खाद जमा मिल नई मिट्टी की परत चढ़ा देती है। तो ये हो जाएगी एक तरह से आपकी खादर, यानी उपजाऊ जमीन, खादर उपजाऊ। ठीक है, और ये जो एरिया है, ये जो आपका पहले से बना हुआ एरिया है, ये जो रेड कलर में मैंने शो किया, यहाँ नदी का पानी अब नहीं जाता, पर ये पहले जाता था, अब नहीं। अब नदी ने अपना बीच का रास्ता नहीं, पहले फैल के जाता था, अब नदी ने अपना रास्ता बना लिया है। और भाई लोगों ने भी अपने भाई रहन सहन के लिए काफ़ी उसके लिए नदी को एक स्पेसिफिक जगह दे दी है। तो फिर क्या है, ये जो है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, यानी पहले बिछाई थी नदी के द्वारा, पहले बिछाई गई हुई जलोढ़ मिट्टी है। इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा भांगर। इसे बोलेंगे हम भांगर। ये आपका भांगर और ये आपका खादर। जहाँ नदी हर साल बाढ़ का पानी आने से जब नदी का बेड बढ़ जाता है, नदी का एरिया ये इतना बढ़ जाता है,
तो यहाँ और फिर जब बारिश का मौसम जाता है, नदी से बाढ़ जाती है, तो फिर यही क्या होता है, ये जो एरिया इतना फिर वापस इतना ही एरिया पकड़ लेती है, अपना इतना ही रास्ता पकड़ लेती है नदी। तो ये वाला जो एरिया यहाँ पर उपजाऊ जमीन कर जाती है, तो यहाँ फसल उगाई जा सकती है, क्योंकि पूरे साल में अगले साल ही तो बाढ़ आएगी वापस नदी में, तब तक उनको टाइम मिल जाता है यहाँ फसल उगाने का। ठीक है, इसी तरह। और ये जो एरिया है ना, यहाँ बाढ़ नहीं आती, यहाँ अब नई जलोढ़ मतलब कि नई परत नहीं चढ़ाई जा रही है मिट्टी की, वो पुरानी ही बिछी हुई परत है। ठीक है ना, पुरानी जलोढ़ है, पुरानी जलोढ़ यानी है तो उपजाऊ भी, जलोढ़ यानी नदी के द्वारा लाई हुई है तो वो उपजाऊ, पर इसके मुकाबले नहीं है, ये कम उपजाऊ है, ये कम उपजाऊ है और ये वाले ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है ना, तो इसी को हम आगे पढ़ते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको खादर और भांगर भी समझ आ गया होगा, भाबर और तराई भी समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, इसको आगे पढ़ लेते हैं। भांगर के नाम से जाना जाता है, जैसे आपको मैंने बता ही दिया है। अब क्या है, भांगर में क्या होता है, चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, चूनेदार। ठीक है ना, जिसे कंकड़ भी कहा जाता है। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, भांगर में। और बाढ़ वाले मैदानों के नए युवा निक्षेप, निक्षेप का मतलब होता है जमा करना, तो युवा निक्षेप यानी कि नई जमी जो मिट्टी जमा हो रही है उसको खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण हो जाता है, क्योंकि जैसी बाढ़ आती है तो वो दोबारा से बन जाता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो ये हो गया भाई आपका उत्तरी मैदान कंप्लीट। अब शुरू आता है आपका प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में या आपका ये कंप्लीट चैप्टर क्लियर करवा दूँ। ठीक है भाई, तो उत्तरी मैदान को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिएगा। उम्मीद करते हो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर वीडियो समझ आता है, अच्छे से आपको समझ आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।